देखिए, तंत्र और संविधान ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका मर्म भी तेजस्वी जी और राहुल जी नहीं समझते हैं। तेजस्वी जी लगातार इस तरह के बयान दे रहे हैं, लेकिन जिस व्यक्ति के अंदर इतनी नैतिकता नहीं बची है कि विधानमंडल के सत्र के दौरान जो व्यक्ति नेता प्रतिपक्ष की एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ काम कर रहा हो, वो हिंदुस्तान की सरहद के बाहर छुट्टियां मनाने चला जाए। देखिए, लोगों ने क्यों नकारा तेजस्वी यादव को? अविश्वसनीय, झूठे, आसमानी वायदे। लोगों का तेजस्वी यादव की पार्टी पर यकीन नहीं था। तेजस्वी यादव के बड़बोले दावों पर लोगों का भरोसा नहीं था। और लोग देखते थे कि जो लैंड फॉर जॉब, जिस तरह से आईआरसीटीसी का स्कैम, फॉडा स्कैम, जंगल राज, जिस पार्टी का इतना दागदार अतीत हो, और अभी जिस तरह से तेजस्वी यादव को राजनीति में आए गिनती के कुछ वर्ष हुए और उन पर जिस तरह के आरोप लगे हैं, उसके बाद लोगों का कोई भरोसा उन पर नहीं था। मौका मिला, न नौकरी दे पाए। 90 से 2005 के बीच केवल 94,000 नौकरियां, और आप 3 करोड़ नौकरियों की बात कर रहे हैं। जमीन लेकर के नौकरी देने वाला मुकदमा भी उनके खिलाफ चल रहा है। इसीलिए ऐसे लोगों को जनता ने नकार दिया। अब हार की झुंझलाहट और ये जो बौखलाहट है, इसे जाहिर करने के लिए भी वो हिंदुस्तान में नहीं है। ये सरहद के 7 समंदर पार जाकर अब वहां से तंत्र को गालियां दे रहे हैं। अच्छा, उनकी बहन हमेशा भारती, उन्होंने भी इन तमाम चीज़ों पर, उनके वीडियोस पर कहा है कि जिस तरीके से केंद्र सरकार ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के जरिए से विपक्ष के नेताओं को डराती है, उन्हीं सब बातों को लेकर के तेजस्वी यादव ने बातें की है। कपिल सिब्बल जी से क्या कहिएगा इस पर सर? देखिए, मुझे हैरानी है, लालू जी जिस पार्टी के नेता थे, उस पार्टी वो पार्टी जिस गठबंधन का हिस्सा थी, उसके नेता थे एचडी देवगौड़ा, देश के प्रधानमंत्री थे। उनके कार्यकाल में सीबीआई का मामला सामने में आया, सीबीआई ने मुकदमा चलाने का फैसला किया। कौन सा ईडी, कौन सी सीबीआई? हुकूमत आपकी, प्रधानमंत्री आपके, लालू जी प्रधानमंत्री बनाने वाले नेताओं में से एक थे। लेकिन जब आपके दाग गहरे होंगे, आपके खिलाफ मामला दब नहीं सकता है। ईडी और सीबीआई, अगर आप बेदाग हैं तो न्यायपालिका की शरण में क्यों नहीं जाते हैं? आपके पास पुख्ता सबूत अगर होते खुद को बेदाग साबित करने के लिए, तो उनके साथ आप आते। जिस तरह की संपत्तियां आपने अर्जित की हैं, लोग देख रहे हैं कि बेशुमार संपत्तियां, 2 रोटी के लिए लोगों को मेहनत करना पड़ता है। बगैर मेहनत के गगनचुंबी इमारतें, बड़े बड़े महंगे प्लॉट्स, और उसके बाद आप नैतिकता, सदाचार और पारदर्शिता का पाठ पढ़ाएंगे? ऐसा नहीं चलता है लोकतंत्र में। अच्छा, उमर अब्दुल्ला हैं, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि वेंटिलेटर पर है इंडिया अलायंस, क्या कहेंगे इस पर? उन्होंने बिल्कुल सही टिप्पणी की है। इससे उपयुक्त कोई टिप्पणी हो ही नहीं सकती है। आखिरी सांसें ले रहा है ये इंडिया अलायंस, और मैं तो ये कहूंगा कि दरअसल इंडिया अलायंस बचा ही नहीं है। चुनाव एक दूसरे के खिलाफ हर राज्य में ये लड़ रहे हैं और मुद्दों पर सहमति नहीं है। आप पार्टी, कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ हरियाणा, दिल्ली लड़ चुके, पंजाब एक दूसरे के खिलाफ लड़ चुके, टीएमसी लेफ्ट के खिलाफ भी लड़ती है, कांग्रेस के खिलाफ भी लड़ती है, केरला में लेफ्ट और कांग्रेस दोनों लड़ते हैं। भाई, ये कैसा अलायंस है? इस अलायंस को समझ पाना, अलायंस की परिभाषा पर विचार करना पड़ेगा। वंदे मातरम को लेकर के स्पेशल डिस्कशन क्या कहिएगा? देखिए, निसंदेह स्वागत योग्य है। और जब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हुई थी, तो अपेक्षाएं थी कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों आपसी सहमति के आधार पर जो भी महत्वपूर्ण चर्चा के मुद्दे होंगे या जो विधेयक होंगे उस पर बात करेंगे। लेकिन हंगामे की भेंट सत्र के कुछ दिवस तो चढ़ चुके हैं। अब
वंदे मातरम जैसे महत्वपूर्ण और मैं कहूँगा स्वाधीनता संग्राम का ये इतना मार्मिक और महत्वपूर्ण पक्ष है, इस पहलू पर हंगामा खड़ा किए बगैर भी गंभीरता के साथ बातचीत हो सकती है और इसकी अपेक्षाएं हम लोगों को प्रतिपक्ष से है।